नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर देखेंगे PYQ ही देखेंगे, ठीक ना। जिसका भी परीक्षा है वो ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करे, क्योंकि बिहार पुलिस का परीक्षा अब लास्ट समय चल रहा है, ठीक ना। तो PYQ ज़्यादा ही देखे और ज़्यादा ही रिवाइज करने पर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक ना। तो देखेंगे आज का हमारा PYQ में पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक ना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। हमारे कोशिका के ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन सा अंग करता है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है रक्त प्लाज्मा, बी में दिया है थ्रोम्बोसाइट, सी में दिया है WBC, डी में दिया है RBC। तो RBC हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मानव शरीर के कोशिकाओं में कौन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो RBC करता है। कौन करता है? RBC करता है, ठीक ना। RBC। अब RBC से क्वेश्चन बनेगा यहाँ, इसे रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, ठीक ना। रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। इनका रंग पूछेगा, RBC का रंग यानी मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ठीक ना। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। और ये इसके जीवन काल कितना होता है, पूछेगा इसका जीवन काल कितना होता है RBC के, तो 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन होता है। किसका जीवन काल? RBC का। RBC का जीवन काल कैसा होता है, तो 20 से 120 दिन होता है, ठीक ना। पूछेगा मानव शरीर के RBC में केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, ठीक ना। पूछेगा क्वेश्चन कि मानव शरीर के RBC में केंद्रक पाया जाता है, तो ऑप्शन दे रहेगा पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, ठीक ना। अपवाद में हैं जिसे कि ऊँट, लामा, जिराफ, ये सब अपवाद हैं। इनके RBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना। मानव रक्त के RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, बल्कि अपवाद में हैं ऊँट, लामा और जिराफ। ये सब अपवाद हैं जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है जिसके RBC में ऊँट, लामा, जिराफ। यही पूछता है, यही अपवाद वाला पूछता है कि किसके RBC यानी रेड ब्लड कार्पल्स में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है तो दे देगा ऊँट, लामा, जिराफ या सभी। तो सभी आंसर टिक करना है, ठीक ना। एक याद नहीं रखना है, ऊँट, लामा सभी को याद रहता है और जिराफ यहाँ पर नहीं याद रहता है, तो जिराफ भी याद रखना है, ठीक ना। अब देखेंगे WBC के कार्य। WBC के कार्य है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने का कार्य कौन करता है, तो WBC करता है। WBC करता है वाइट ब्लड कार्पल्स जिसे कहा जाता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन होता है किसका, तो WBC का जीवन काल होता है। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है और रोग से लड़ने का कार्य करता है। इसे कहा जाता है कोशिका के मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। ये इसका और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है कि मानव जो रक्त है ये अन्य रोगाणुओं को शरीर से रक्षा करता है। कौन करता है? WBC करता है। कौन करता है? WBC। अब यहाँ WBC से क्वेश्चन बनेगा इनका आकार कैसा होता है। आकार पूछेगा WBC के आकार कैसा होता है, तो अमीबा के आकार होता है। अमीबा के आकार हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में। अमीबा के आकार इस तरह कुछ के करके रहता है, यानी इनका निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा की तरह होता है। किसका आकार? WBC का आकार होता है। WBC का आकार कैसा होता है, तो अमीबा के आकार होता है। अब यहाँ रक्त से क्वेश्चन बनेगा हमारा कि रक्त की खोज किसने किया था। रक्त का खोज किसने किया था, तो कार्ल लेड-स्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लेड-स्टीनर ने किया था। कब किया था, तो 1900 ईस्वी में किया था। 1900 ईस्वी में किया था किसका खोज, तो रक्त की खोज किसने किया था? कार्ल लेड-स्टीनर ने किया था, ठीक ना। वहीं अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा
कि रक्त परिसंचरण के खोज, जो हमारे शरीर में ब्लड एक जगह से दूसरे जगह, एक कोशिकाओं से दूसरे कोशिकाओं तक भ्रमण करता है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो कि हमारे शरीर में एक कोशिकाओं से दूसरे कोशिकाओं तक गमन करता है, उस परिसंचरण तंत्र के खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। 1628 में किया था। कब किया था? 1628 ईस्वी में किया था। रक्त परिसंचरण के खोज विलियम हार्वे ने कब किया था? तो 1628 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1628 ईस्वी में। वही रक्त का खोज पूछेगा कब किया, किसने किया था? तो कार्ल लेडस्टीनर ने किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं। जो हमने के ब्लड हैं, जो हमारे शरीर में जो ब्लड हैं वह कितने ग्रुपों में बांटा गया है? तो 4 ग्रुपों में बांटा गया है। 4 ग्रुपों में बांटा गया है। उनका नाम है ए बी और ओ। यहाँ पर हम बार बार जोड़ देते हैं, ये जब क्वेश्चन आता है इस पर हम बार बार जोड़ देते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जो कि इससे क्वेश्चन बनता है, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन बनता है। हमारे ब्लड ग्रुप के से क्वेश्चन बनता है, तो इस पर हम जोर क्यों देते हैं? क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, परीक्षा के दौर में ये बहुत चलता रहता है, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ओ नेगेटिव को कहा जाता है। यहाँ ओ नेगेटिव को कहा जाता है। हमारे 4 ब्लड ग्रुप है ना, जिसमें से एक है ओ नेगेटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और वही पूछेगा सर्वग्राही किसे कहा जाता है? तो AB प्लस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? AB प्लस को कहा जाता है सर्वग्राही। ओ नेगेटिव को कहा जाता है सर्वदाता, यानी किसी को भी ये रक्त दे सकता है, ठीक ना। किसी को रक्त दे सकता है और किसी से भी रक्त लेने का कार्य कौन करता है? तो AB प्लस करता है। ओ नेगेटिव सब किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकता है, रक्त आदान कर सकता है, यानी दे सकता है, ठीक ना। यहाँ पर हो गया। अब आइए अब देखते हैं यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट के बारे में। थ्रोम्बोसाइट के जीवन काल पूछेगा कितना दिन होता है? तो 3 से 5 दिन होता है। 3 से 5 दिन किसका जीवन काल होता है? तो थ्रोम्बोसाइट का होता है। थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। अभी तो इतना रक्त से क्वेश्चन बनेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, अभी बताएंगे, ठीक ना। थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। वहीं पूछेगा प्लाज्मा के बारे में। रक्त प्लाज्मा ये कोशिकाओं जो रक्त का भाग होता है, एक रक्त का भाग होता है रक्त प्लाज्मा, ठीक ना। जिस रक्त प्लाज्मा एक रक्त का भाग होता है जो कि अजीवित होता है यानी जिंदा नहीं रहता है, निर्जीव रहता है। इसका 90% भाग जल होता है। अभी तो रक्त से क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। मानव रक्त कैसा ऊतक है? यहाँ पर पूछेगा कि संयोजी ऊतक या तरल संयोजी ऊतक या ऊतक, इस तरह पूछता है क्वेश्चन ना। तो ये हो जाएगा हमारा कि मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मानव रक्त कैसा है, मतलब कैसा, इसका pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7.4 होता है मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये अब यहाँ से pH मान से क्वेश्चन आएगा, 7.4 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे रक्त कैसा व्यवहार करेगा? अम्ल के भांति करेगा या क्षार के भांति? तो यहाँ पर 7 से अधिक हो गया ना भाई। तो यहाँ पर हमारा रक्त कैसा व्यवहार करेगा? तो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। मानव रक्त का कैसा होता है? क्षारीय होता है। और 7 रहता है तो उदासीन हो जाता है। हम बताए हैं पिछले वीडियो में, हम बताए हैं कि 0 से 14 तक pH मान लिया जाता है। 0 से 14। अब यहाँ से 7 होगा, 0 से 7 तक रहेगा। 7 से नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। 7 से नीचे रहेगा तो अम्ल हो जाएगा। वहीं 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। वहीं 14 हो जाए, देखिए 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, ठीक ना। ये सब था रक्त से इतना क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा। रक्त से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लिख लीजिएगा कहीं, ठीक ना। इतना हुआ ना। अब देखिए
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तब हमारा बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या। मानव जो कायिक कोशिका से बना है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितना है। गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है मानव शरीर में ना, तो पूछ देगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 20, बी में दिया है 24 और सी में दिया है 48 और डी में दिया है 46। तो 23, अगर ऑप्शन में 23 जोड़ा भी रहता ना तो वो आंसर हो जाता, ठीक ना। 23 जोड़ा यानी 46 हो जाएगा, ठीक ना। जोड़ा में पूछता तो 23 जोड़ा, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 46 नहीं दे रहा था, यहाँ पर 46 नहीं दिया रहता और यहाँ पर 23 जोड़ा दे रहा था ना, तो वो भी आंसर हो जाता, क्यों ना, ठीक ना। क्योंकि मानव शरीर में कितना होता है, गुणसूत्रों की संख्या 46 जोड़ी होता है, 46 होता है, सॉरी 23 जोड़ा होता है और 46 वो गुणसूत्र होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, गुणसूत्र से क्वेश्चन बनेगा। गुणसूत्र के नामकरण किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। कब किया था, तो 1888 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1888 ईस्वी में। पहले ये जान लीजिए, ठीक ना। यहाँ से गुणसूत्र से जो भी क्वेश्चन बनेगा कि गुणसूत्र पहले आएगा, गुणसूत्र का मान लीजिए गुणसूत्र पूछ रहा है किस जीव में कितना गुणसूत्र होता है, तो ये तो पता करना होगा, ठीक ना, सभी को याद करना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि गुणसूत्र के नामकरण किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था गुणसूत्र के नामकरण। कब किया था, तो 1888 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1888 ईस्वी में किया था गुणसूत्र के खोज नामकरण। अच्छा हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखेंगे। 20 गो गुणसूत्र 20 ऑप्शन में दिया है, तो ये माका में कितना गुणसूत्र पाया जाता है पूछेगा। माका, जो हम लोग माका खाते हैं, माका जो खाते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। वहीं टमाटर देखे हैं, टमाटर सभी लोग खाए हैं, सभी बच्चा सब खाए हैं, जो कि टमाटर हमारे सब्जी में एक बेमिसाल मतलब स्वादिष्ट बना देता है। कोई भी सब्जी में डालकर उसे बनाइए वो स्वादिष्ट बना देता है टमाटर। तो उसमें पूछेगा टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वहीं अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा टमाटर से, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन नामक वर्ण के कारण होता है। लाइकोपीन नामक वर्ण के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक ना। टमाटर का रंग लाल होता है। इनमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 24 होता है। 24 होता है गुणसूत्र की संख्या, कितना, 24 होता है। अब यहाँ पर पूछेगा मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। 26 होता है मेढक में गुणसूत्रों की संख्या। अब देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 48 हो जाएगा। 48 गुणसूत्र पूछेगा कि चिंपैंजी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो 48 गो। वहीं पूछेगा आलू में गुणसूत्रों की संख्या, तो 48 गो। 48 गुणसूत्र से क्वेश्चन बनता है, ठीक ना, गुणसूत्र से क्वेश्चन बनता है। देखिए तो चिंपैंजी में कितना हो जाएगा, चिंपैंजी में हो जाएगा 48 गो। वहीं आलू में पूछेगा 48 गो हो जाएगा। और वहीं पूछेगा तंबाकू में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो 48 को, ठीक ना। देखिए तंबाकू, चिंपैंजी और आलू में, ये तीनों में 48 गुणसूत्र पाया जाता है ना। अब देखेंगे, अब कुछ ऐसे हम बोल दे रहे हैं क्योंकि इस पर जगह नहीं था तो हम नहीं सेट किए थे, हम इस तरह बोल दे रहे हैं ना, भरवाली रूप से बोल दे रहे हैं कि आप याद कर लीजिएगा। कि अब पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या, घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितना पाया जाता है, घोड़ा में तो 64 गो पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 64 गो। वहीं पूछेगा कुत्ता में कितना पाया जाता है, तो 78 गो। कितना, 78 गो पाया जाता है कुत्ता में। घोड़ा में 64 गो पाया जाता है, घोड़ा में 64, कुत्ता 78, कुत्ता में 78, ठीक ना। अब यहाँ पूछेगा सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। 1300 से 1600 पाया जाता है। 1300 से लेकर 1600 पाया जाता है किसमें, टेरिडोफाइटा में गुणसूत्र पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। किसमें, टेरिडोफाइटा में 1300 से 1600 गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, जो कि आपको बेस तैयार करेगा और आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। एकदम यकीन रखिएगा। देखिए तो आज का तीसरा क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि आवर्त सारणी से क्वेश्चन है हमारा,
आवर्त सारणी से क्वेश्चन है। आवर्त सारणी किसने दिया था, आवर्त सारणी किसने दिया था, पहले सबसे पहले पूछ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर दुविधा में नहीं पढ़ना है। आवर्त सारणी किसने दिया था, तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है मोसले, बी में दिया है मेंडलीव, सी में दिया है न्यूलैंड और डी में दिया है डोबरेनो। डी में क्या दिया है, डोबरेनो। तो ऑप्शन हो जाएगा मेंडलीव ने दिया था। आवर्त सारणी किसने दिया था, आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मेंडलीव ने दिया था। मेंडलीव ने दिया था तो कब दिया था, तो 1869 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने क्या दिया था, आवर्त सारणी दिया था। अब यहाँ पर पूछेंगे आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनेगा, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो किसने दिया था, 1913 ईस्वी में मोसले ने दिया था। किसने दिया था, 1913 ईस्वी में मोसले ने दिया था। मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी। परमाणु क्रमांक के आधार पर इसे बताया रखा गया है, ठीक ना। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर है, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में है, ठीक ना। अब देखेंगे न्यूलैंड्स के बारे में। न्यूलैंड अष्टक नियम किसने दिया था, अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। सारे गामा पापा ये किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था, किसने दिया था, न्यूलैंड। सारे गामा किसने दिया था, सारे गामा के किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड। 1865 या 66 देता है, जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक करना है। क्यों ना, क्योंकि कहीं कहीं 1866 भी देता है और कहीं कहीं 1865। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। और डुबरेनर के बारे में देखेंगे। डुबरेनर क्या दिया था, तिरिक नियम दिया था। तिरिक नियम किसने दिया था, तो डुबरेनर ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई, डुबरेनर ने दिया था। डिस्कशन इतना होगा ना, इतना हम कंटेंट भर के देंगे ना, जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना। और हम मेहनत करते हैं, हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। मेहनत आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, ठीक ना। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिहार की द्वितीय राजभाषा। बिहार का द्वितीय राजभाषा, मान लीजिए सभी को हिंदी पता है। बिहार की प्रथम भाषा, बिहार की राजकीय भाषा प्रथम कौन हो जाएगी, तो हिंदी। यहाँ पर प्रथम न पूछ के द्वितीय पूछा है। देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बिहार की द्वितीय भाषा कौन है, ठीक ना। बिहार का द्वितीय भाषा पूछा है, तो ऑप्शन ए में दिया है हिंदी, बी में दिया है उर्दू, सी में दिया है मैथिली और डी में दिया है भोजपुरी दिया है। तो ये हो जाएगा इनका उर्दू हो जाएगा, द्वितीय भाषा हो जाएगा। यानी 2 नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन हो जाएगी, तो उर्दू हो जाएगी, ठीक ना। और प्रथम हो जाएगा हिंदी। ये बिहार का सब है, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा सब बिहार के अन्य भाषा हैं, ठीक ना। तो अब देखेंगे, अब बिहार से क्वेश्चन बनेगा ना, बिहार से क्वेश्चन बनेगा कि राजकीय पशु बैल था। राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु बिहार के बैल हैं। राजकीय पशु बिहार के क्या हैं, बैल हैं। 2000 मतलब इससे पहले माने 2013 से पहले कौन था बिहार के राष्ट्रीय पशु, तो रीछ था। रीछ देखे हैं, रीछ सभी लोग देखे हैं, नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा सर्च करके, ठीक ना। पूछेगा राजकीय पशु बैल हैं, ठीक ना। राजकीय पशु क्या है, बैल है। 2013 से पहले क्या था, तो रीछ था। और पूछेगा राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, तो पीपल हो जाएगा। इसमें लड़का सब मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक ना। कोई भी विद्यार्थी हो जो छात्र जीवन में, उनके जीवन में कन्फ्यूजन रहता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन याद करेंगे तो मान लीजिए उसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन थोड़ा होता है। और कन्फ्यूजन दूर करना है तो बार किसी चीज़ को देखना पड़ेगा ना, बार देखेंगे एक चीज़ को बार। जैसे कि सभी लोग अपने जीवन साथी चुनने का सबको अधिकार है, क्या सबको अधिकार है। सभी लोग अपने कैसे लाल पियर के बारे में देखते हैं, जिसे लाल पियर के बारे में समझ रहे हैं ना, सभी लोग समझ रहे हैं, बच्चे को पता है, ठीक ना, कि लाल पियर क्या होता है। यानी जो भी मतलब कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई हो जो कि अपने बार जीवन साथी को देखता है, तो उसको उसका चेहरा एकदम याद रहता है कि वो कितना भीड़ होगा वो कितना ही भीड़ हो, उसमें अपना जीवन साथी को तुरंत पहचान जाएगा। हाँ, इसे हम देखे हैं, ये हमारे जीवन साथी हैं, ठीक ना, हमारे
फ्रेंड हैं, हमारे फ्रेंड हैं या जीवन साथी हैं। जो भी जीवन साथी बार बार सामने आता है, कोई भी व्यक्ति बार बार सामने आता है ना, तो उसके चेहरा हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अगर मान लीजिए कुछ बार बार आ रहा है तो कोई भी व्यक्ति एक बार पास किया और बाई चांस मतलब बहुत दिन के बाद पास किया, तो मान लीजिए वो लगातार हमसे भेंट हो रहा था पहले, लेकिन कुछ 2 महीना या 4 महीना बाद उससे वो हमारे सामने से गुजरेगा ना, तो हमारा तुरंत दिमाग गवाही देगा, अरे यार इसे तो हम कहीं देखे हैं ना। ये आता है कि कब देखे हैं, और याददाश्त ठीक रहेगा तो तुरंत पकड़ लेंगे। क्या IQ लेवल रहेगा तो तुरंत उसको पहचाने, ये तो हमारे आसपास के हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ऐसे कहेंगे। तो वो हमको बताना नहीं, मतलब हमको यहाँ क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं, वो मतलब बता रहे हैं कि आपको कोई भी चीज़, यानी मान लीजिए GK GS, देखिए एक दिन पढ़ने से GK GS को किसी का भी नहीं मजबूत हुआ है, और बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार देखिएगा, ठीक ना, तब ही याद होगा। GK GS का कोई माई बाप नहीं है, ठीक ना, कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि GK GS इतना मतलब दिन प्रतिदिन इतना कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके चलते कंपटीशन लेवल भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसको बार बार देखना पड़ेगा तभी याद होगा। तो राजकीय वृक्ष देखिए, भारत का बरगद है, और भारत और बिहार में सभी लोग तनिक कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यहाँ हमारा बताने का ये मकसद था, ठीक ना। तो ये याद कर लेंगे, एक याद कर लेंगे तो दूसरा स्वयं याद हो जाएगा, ठीक ना। हम मान लीजिए बिहार के याद कर लिए, बिहार के याद हैं राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। क्या है? पीपल है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल है। तो भारत के नहीं पता हो जाएगा, भारत के नहीं पता हो जाएगा कि बरगद होगा, क्या होगा? बरगद हो जाएगा। पूछेगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा, तो बरगद हो जाएगा। वहीं बिहार का पूछेगा तो पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपल। और यह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, ठीक ना। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कौन देता है? पीपल का वृक्ष देता है। आप देखा होंगे कि गर्मी के मौसम में आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे ना, वहाँ पर ठंडा ठंडा हवा बहता है। क्या? ठंडा ठंडा रहता है, वहाँ मौसम भी ठंडा रहता है, और अन्य वृक्ष के अपेक्षा ये ज़्यादा देता है, ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अब देखेंगे यहाँ पर बिहार दिवस। अब क्वेश्चन पहले यहाँ बनेगा कि राजकीय क्या हो गया? राजकीय पशु हो गया बैल, और राजकीय वृक्ष हो गया पीपल, और राजकीय पक्षी हो जाएगा गौरैया। गौरैया आप लोग देखे होंगे, अब उनका संख्या कम हो गया है, गांव में देखने को मिल रहे हैं, शहर में देखने को नहीं मिल रहे ना। गौरैया के बारे में देखेंगे। राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया है। राजकीय जलीय मछली क्या है? तो बांगुर है। क्या है? बांगुर है राजकीय मछली। अब पूछेगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और पूछेगा बिहार की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। बिहार की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। अब देखेंगे आज का होगा लास्ट क्वेश्चन, जो कि सुंदर होगा, अति सुंदर होगा, ठीक ना। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? संस्थान से पूछा है क्वेश्चन। आपको पता होगा, जो भी भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, संस्थान अनुसंधान ये सबसे क्वेश्चन रहता है। भले इस सबसे एकदम मतलब हर एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो जिसमें से इसे क्वेश्चन उठाता है, ठीक ना, वो मानसिक चेक करने के लिए उठाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है पुणे, बी में दिया है देहरादून, सी में दिया है गांधीनगर, और डी में दिया है ट्राम्बे दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। कहाँ है? देहरादून में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। पेट्रोलियम वाला सबको पता है, सभी को पता होता है, पेट्रोलियम वाला सभी को पता रहता है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। वहीं यहाँ पर पूछेगा, वो ना पूछ के ये पूछ दिया भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा
कि मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, तो पुणे में स्थित है। पुणे में स्थित है क्या, भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, पुणे में। वहीं पूछेगा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्लाज्मा अनुसंधान। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात कहाँ है, प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर में है। गांधीनगर में कहाँ है, प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ है, गांधीनगर में। अब यहाँ पूछेगा भाभा अनुसंधान। भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो टराम्बे में स्थित है। कहाँ है, टराम्बे में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो टराम्बे में स्थित है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो धनबाद हो जाए। कहाँ हो जाएगा, धनबाद। वहीं पूछेगा ईंधन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो धनबाद में स्थित है। कहाँ है, दोनों धनबाद में है। खनन पूछेगा, ईंधन पूछेगा। खनन पूछेगा, ईंधन पूछे, कहाँ हो जाएगा, तो धनबाद में हो जाएगा। धनबाद में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रीय खनन अनुसंधान या ईंधन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो धनबाद में स्थित है। वहीं पूछेगा भारतीय खगोल संस्थान। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। रमण अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। वहीं पूछेगा जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में स्थित है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या, केंद्रीय खनन और ईंधन पूछेगा तो धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, धनबाद। वहीं पूछेगा भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है, बेंगलुरु में स्थित है। वहीं पूछेगा रमण अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में स्थित है। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन, जो आपको अच्छा लगा हो। कंटेंट अच्छा लेकर आते हैं, ठीक है, और अच्छा लेकर आएंगे, ठीक ना, इससे भी अच्छा लेकर आएंगे। कंटेंट अच्छा लगा हो तो सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कैसे क्वेश्चन लाएं। और देखिए, अब बिहार पुलिस बीतने वाला है, सोच रहे हैं कि मान लीजिए जो दरोगा का अब चल रहा है, बिहार एसआई का चल रहा है बैच, तो उसको हम मतलब बेसिक मजबूत करने के लिए मान लीजिए हमको मतलब देखिए हमारे पास उतना डिजिटल बोर्ड नहीं है जिसके चलते हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएं, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा परिस्थिति के अनुसार देखेंगे, आगे समय के अनुसार वो भी हो जाएगा, ठीक ना। तो सभी लोग अपना निर्णय बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगला क्वेश्चन कैसा आएगा। और जल्द ही हम लोग एसआई की तैयारी में लगेंगे, ठीक ना, क्योंकि बिहार पुलिस बीचेगा और बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है। पीछे फिर बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, मतलब सूचना मिला है, कुछ सूचना मिला है हमें, तो बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए अब लगेंगे दरोगा में, ठीक ना, बिहार दरोगा में लगेंगे, जिससे कि क्वेश्चन भर के आएगा और आपका हम बेसिक मजबूत करेंगे। अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बेस मजबूत किया जाता है, तब उसके अनुसार आप परीक्षा के मतलब हर क्वेश्चन को टेकअप करेंगे, यानी सोचेंगे विचारेंगे, ठीक ना। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ बोल दे, थोड़ा सा बोल दे। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। देखिए तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, ठीक ना। तो ऐसा मेहनत कीजिए ना कि सिलेक्शन हो जाए। भगवान सभी को सिलेक्शन के, महादेव सभी को सिलेक्शन दे, ठीक ना। सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।